के हर पक्ष पर ध्यान देना तथा यह समझ विकसित हो जाना कि किसी वस्तु की एक दिशा की पूर्ति दूसरी दिशा में बढ़ाकर की जा सकती है। एक दिशा की पूर्ति दूसरी दिशा में बढ़ा के की जा सकती है। एक दिशा की पूर्ति दूसरी दिशा में बढ़ा के की जा सकती है। इसको अपन क्या बोलते हैं? विकेंद्रीकरण या अतिपूर्तिकरण, कॉम्पेंसेशन। हो गया? डन? कोई दिक्कत है किसी को? लगभग परीक्षा में सिर्फ नाम पूछेगा, उदाहरण आ सकता है आरपीसी के एग्जाम में, सीटेट रिट जैसी सीडीपी जैसी एग्जाम होती है वहां तो सिर्फ नाम पूछता है। सीटेट में जरूर उदाहरण बना के पूछ सकता है कि ये विशेषता है, ये कौन सी अवस्था के बच्चे में पाई जाएगी, या तुलनात्मक रूप से ही पूछ सकता है। नेक्स्ट विशेषता लिखना कर्मिकता। कर्मिकता मतलब सिक्वेंसिंग। इससे पहले वाली जो अवस्था थी वहां बच्चा वस्तुओं को सीक्वेंस में नहीं रख पाता है, लेकिन 7 से 11 वर्ष में बच्चों को सीक्वेंस में रख देगा। ये छोटी है, बड़ी है, ये वस्तुएं डिफरेंट हैं, ये वस्तुएं ऐसी हैं। तो विचार कर्मिकता की जो शुरुआत होती है, और एक वर्ड और भी लिख लेना, जटिलता का प्रारंभ भी बच्चे में कहां होता है? कर्मिकता और जटिलता, ये दोनों सीटेट में कई बार रिपीट प्रश्न है। इस अवस्था में बच्चे में विचारों में कर्मिकता व जटिलता दोनों आ जाती हैं। इस अवस्था में बच्चे में विचारों में कर्मिकता व जटिलता दोनों आ जाती हैं। इस अवस्था में बच्चे में विचारों में कर्मिकता व जटिलता दोनों आ जाते हैं। ये सीटेट में आया हुआ है, इसको याद रखना। विचारों में कर्मिकता व जटिलता दोनों आ जाते हैं। विचारों में कर्मिकता व जटिलता दोनों आ जाती हैं, याद रखना। एक मैंने कल आपको लिखाया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन, संरक्षण की योग्यता। संरक्षण पे भी बहुत प्रश्न आए हैं। कंजर्वेशन क्या है, संरक्षण क्या है? कल हमने लिखा था कि संरक्षण की योग्यता का अभाव पाया जाता है। कल मैंने समझाया भी था, संरक्षण का मतलब होता है वातावरण में स्थित परिवर्तन और स्थिरता को समझ नहीं पाना, जिसमें अभाव होगा। और जो वातावरण में परिवर्तन और स्थिरता दोनों को समझ जाएगा, इसका मतलब उसमें कौन सी योग्यता है? संरक्षण की योग्यता है। बच्चा मतलब वहां ये नहीं समझ पाता कि जो पानी है, इस पानी को आपने बर्फ में बदल दिया, तो बच्चा ये समझता है उस अवस्था में 2 से 7 वर्ष के मध्य कि ये अब बर्फ ही रहेगा, ये पानी अब क्या रहेगा? बर्फ ही रहेगा। लेकिन जैसे बच्चा 7 से 11 वर्ष में आता है तो बच्चा ये समझता है कि जैसे इस पानी को हमने किस में बदल दिया? बर्फ में बदल दिया, तो ये जो बर्फ बन गई है इसको वापस से हम किस में बदल सकते हैं? पानी में बदल सकते हैं। ये कंजर्वेशन है। समझ में आ गया? यानी ये कहना ये चाहता है कि वस्तु के बाह्य स्वरूप में बदलाव आने पर भी वस्तु के आंतरिक गुणों में कोई बदलाव नहीं आता। यदि बच्चे की ये समझ डेवलप हो गई तो इसको अपन बोलेंगे कंजर्वेशन। अभाव कहां पे था? 2 से 7 वर्ष के मध्य। विकसित कहां होता है? 7 से 11 वर्ष में। कोई डाउट है किसी बच्चे को? उदाहरण भी पूछ सकता है, सीधा प्रश्न भी पूछ सकता है कि संरक्षण की योग्यता कहां पाई जाती है। लिख लो, संरक्षण की योग्यता। लिखो, वातावरण में स्थित परिवर्तन तथा स्थिरता को समझने की योग्यता वातावरण में स्थित परिवर्तन व स्थिरता को समझने की योग्यता वातावरण में स्थित परिवर्तन व स्थिरता को समझने की योग्यता, जिसके द्वारा बच्चा यह समझता है
जिसके द्वारा बच्चा यह समझता है कि वस्तु के बाह्य स्वरूप में बदलाव होने पर भी वस्तु के बाह्य स्वरूप में बदलाव होने पर भी उसके आंतरिक गुणों में बदलाव नहीं होता। वस्तु के बाह्य स्वरूप में बदलाव होने पर भी उसके आंतरिक गुणों में बदलाव नहीं होता। आ गई बात समझ में? बताओ देवियों, आ रही है क्या? आ रही है समझ में? बहुत बढ़िया। सीधा सा एग्जाम्पल याद रखना, पानी को बर्फ में बदला जा सकता है तो बर्फ को वापस पानी में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन है, ठीक है। कंजर्वेशन की योग्यता में बच्चे को दिशाओं का ज्ञान पूरा हो जाता है, लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल, आयतन, इन सब चीजों का भी ज्ञान हो जाता है। अलग से कोई प्रश्न पूछ ले आपसे, कई बार क्या होता है एग्जामिनर उलझ जाता है आपको। जैसे मैं एक DSSB का पेपर दे, DSSB का मनोविज्ञान सबसे हाई लेवल का आता, उलझाता है। मतलब जैसे मेरे साइकोलॉजी के टेस्ट होते हैं, उनमें 5 या 6 प्रश्न ऐसे होते हैं जो KVS और DSSB के पैटर्न को फॉलो करने वाले होते हैं, ताकि बच्चे का लेवल इतना अच्छा डेवलप हो जाए कि मनोविज्ञान के नाम से उसे डर नहीं लगे कि यार धीर सिंह सर वाले साइकोलॉजी के प्रश्न हल कर लिए तो फिर टेंशन नहीं है। तो उसमें 4-5 प्रश्न मैं वैसे पैटर्न पे डालता हूं, जिससे वो समझ डेवलप हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि यार ये ऐसा कथन वाला प्रश्न आ सकता है, इसमें 2 बिंदु सही हैं, 2 छांटने। जब तक तुम छांटना शुरू नहीं करोगे, डिस्क्रिमिनेशन शुरू नहीं करोगे, तब तक तुम बहुत अच्छे विद्यार्थी नहीं बनोगे। सीधे प्रश्न तो आजकल आने ही बंद हो रहे हैं। आजकल केवल एक ऑप्शन छांटने वाले प्रश्न तो आने ही बंद हो रहे हैं, और इन फ्यूचर धीरे धीरे बंद हो जाएंगे। तो आप अपनी एबिलिटी वैसे ही डेवलप करना शुरू करो ना। उससे क्या होगा, एक तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, एक आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा उस बिंदु के प्रति। आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे कि यार ये बिंदु है, इसका मतलब ये हो सकता है। इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में कौन सा कथन सही है, तो इमोशनल डेवलपमेंट की पूरी चीजें दिमाग में आएंगी। सीधे प्रश्न आ ही नहीं रहे। तो अभ्यास हमेशा अच्छी लेवल का करो, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा समझ डेवलप होगी, याद रखना। तो DSSB में एक प्रश्न आया था इससे जोड़ के, वो किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है, एक समझ आधारित प्रश्न था। एक वर्ड था बहुत गजब का, क्षैतिज डेकल एज किसे कहा जाता है? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल एज किसको बोलेंगे आप? एक नॉर्मल प्रश्न है, किसी किताब में नहीं लिखा। मैंने कहा मैंने किसी साइकोलॉजी को किताब में नहीं, अपनी किताब में मैंने डाल रखा है, क्योंकि मैं जो डालता हूं वो सब आए हुए क्वेश्चंस का कोशिश करता हूं कि उसकी कोई भी नई विशेषताएं मुझे मिलती है तो अपने कंटेंट में शामिल होती है। बाकी वैसे टेक्स्ट किताबें अपन साइकोलॉजी की पढ़ते हैं, वहां पियाजे पढ़ रहे हैं, वहां क्षैतिज डेकल एज, हॉरिजॉन्टल एज किसे कहा जाता है प्रश्न नहीं आता। अब ये इससे जोड़ के बनाया है इसने। जब बच्चा वस्तुओं की लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल, आयतन और दिशाओं का जब उसको संपूर्ण ज्ञान हो जाता है ना, तो उस के लिए वर्ड यूज किया जाता है क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल। मतलब वो विस्तृत रूप से सोचना शुरू कर दिया है। अब इसमें डिसेंट्रलाइजेशन भी आ गया, इसमें कंजर्वेशन भी आ गया, ठीक है, वो आगमन चिंतन भी आ गया, सब चीजें आ गई। उसके लिए उसने एक वर्ड बोला, क्षैतिज डेकल एज किस अवस्था को कहा जाता है? तो उत्तर होगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ऐसे प्रश्न एग्जामिनर बनाता है। वहां थोड़ा सा आपका समझा हुआ कॉन्सेप्ट तो समझ में आ जाता है कि यार ये बाल्यावस्था जो है वो हॉरिजेंटल होती है, यहां बच्चे की सोच हटती है। जहां डिसेंट्रलाइजेशन होगा, जहां कंजर्वेशन होगा, वहां ऑटोमेटिकली हॉरिजॉन्टल बन जाता है बच्चा। ऐसे प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, और ऐसे प्रश्न जिस बच्चे के सही होते हैं वो मार्केट से, भीड़ से अलग होता है, ये तो मजा नहीं आता है। तो अच्छा पढ़ो, अच्छे से समझो चीजों को। लिखो इसमें संरक्षण की योग्यता के आगे लिखो, बच्चे को लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल, आयतन, बच्चे को लंबाई, चौड़ाई, बच्चे को लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल, आयतन, बच्चे को लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल, आयतन व दिशाओं का ज्ञान हो जाता है।
वह दिशाओं का ज्ञान हो जाता है। वह दिशाओं का ज्ञान हो जाता है। ठीक है, इसको कौन सी एज कहते हैं अपन? 36 डेकल एज भी कहते हैं, लिख लेना नोट डाल के नीचे। इस अवस्था को 36 डेकल एज भी कहा जाता है। इस अवस्था को 36 डेकल एज भी कहा जाता है। इस अवस्था को 36 डेकल एज भी कहा जाता है। छत्तीस डेकल एज भी कहा जाता है। लिख लिया? वर्गीकरण हो गया, तुलना हो गया, अंतर हो गया, कर्मिकता हो गई, जटिलता हो गई। मतलब एक भी लाइन ऐसा वर्ड अभी तक मैंने नहीं लिया जो एग्जाम में नहीं आया है। विकेंद्रीकरण हो गया, आगमन चिंतन हो गया, ठीक है। और उस अवस्था में क्या कमियां पढ़ी थी अपन ने? एनिमिज्म यहां छोड़ देगा, याद रखना, ठीक है ना। वो अंतर करना शुरू कर देगा। ठीक है, ये विशेषताएं हैं मेन। ये मेन क्या, सभी आगे इसके अंतर्गत। इसमें संरक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है, विकेंद्रीकरण बहुत बार आया हुआ है, मूर्त संक्रियात्मक चिंतन बहुत बार आया हुआ है, आगमन तार्किक चिंतन बहुत बार रिपीट है, वर्गीकरण तुलना करना ये एक एक दो बार आए हुए हैं, विचारों में कर्मित जटिलता ये केवल सीटेट में आया हुआ है। ठीक है, ये आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो गई। कोई विशेषता ऐसी है जो मैं भूल रहा हूं? पुराने स्टूडेंट बैठे हैं, सही है ना, पूरी है ना? ठीक है। अंतिम अवस्था है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अब देखो, दृष्टिकोण डेवलप करना है। मेरा टारगेट ग्रेड फर्स्ट अकेला पढ़ना है तो मैं औपचारिक पे ज्यादा फोकस करूं। रीड करना है तो मुझे सब चीजें पढ़नी है, लेकिन पहली, दूसरी, तीसरी अवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है। शेष अवस्था 11 साल का बच्चा मेरा केंद्र का बिंदु होना चाहिए। सेकंड ग्रेड कर रहा हूं तो सब चीजें इक्वल पढ़नी है, कहीं से भी आ सकता है। आपके लिए शेष अवस्था भी उतनी इंपॉर्टेंट है, किशोर अवस्था भी उतनी इंपॉर्टेंट। आपका नजरिया उस एग्जाम के अकॉर्डिंग भी होना चाहिए। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, आरपीसी ग्रेड फर्स्ट में सबसे अधिक प्रश्न आते हैं, वो यहां से आते हैं। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, अब यहां कार्यकाल को लेकर बड़ा विवाद है। कुछ किताबों में 11 लिखा हुआ है, कुछ में 12 लिखा हुआ है। 11 या 12 से 15 वर्ष, ठीक है। कई बार 11 मान लिया, कई बार 12 मान लिया, बाद में लास्ट में डिलीट कर दिया उस पर्सन को। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग तय होगा। देखो इसमें 11 या 12 से एक ही ऑप्शन आएगा, आने वाले एग्जामों में नहीं आएगा क्योंकि ये पर्सन डिलीट हो चुका है इस एज विवाद को लेकर। तो 11 या 12 से 15 वर्ष लिख लेना। ये किशोर अवस्था है। यहां आपका मानसिक विकास उच्चतम शिखर पे होता है। जितना होना है उतना मानसिक विकास आपका कहां पे हो जाएगा? यहां पे हो जाएगा। जितना होना है, सबसे तेज गति 0 से 2 वर्ष में मानी जाती थी विकास के अकॉर्डिंग, बट जितनी मानसिक क्रियाएं वो सब चरम लेवल पे जो होती हैं वो यहां होती हैं। अब से बायोलॉजी ग्रेड फर्स्ट में एक प्रश्न आ गया कि सभी प्रकार के मानसिक संपत्तियों का विकास कहां हो जाता है। ऐसे सभी एग्जामों में प्रश्न आते हैं। अब एक एक विशेषता भी प्रश्न पूछ सकता है और सीधा प्रश्न ही पूछ सकता है, या मान लीजिए कोई नई मानसिक विशेषता नाम दे दिया तो भी आपको, यदि किसी किताब में लिखा हुआ नहीं है तो भी आपको याद रखना है, कोई भी श्रेष्ठ मानसिक क्रिया है यदि वो हमने पहले नहीं पढ़ी है तो इसका मतलब वो कहां डेवलप होगी? किशोर अवस्था में। ठीक है, तो पहला सिंपल प्रश्न इसके नाम पे है। इसको रूपात्मक अवस्था भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? रूपात्मक। कार्यकाल 11-12 से 15 वर्ष। सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता इसकी यही है। इसमें मैं सब एक विशेषता में सब कुछ आ जाएगा, बस पर्टिकुलर एक एक वर्ड याद रखना क्योंकि बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। आरपीसी
ग्रेड फेस्ट में ज्यादातर पूछे गए। बाकी अदर एग्जाम आप दे रहे हो, रिट दे रहे हो, सेकंड ग्रेड दे रहे हो और सीटेट दे रहे हो, तो आपको सब कुछ पढ़ना है। ग्रेड फेस्ट वाले स्पेशली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उनके लिए। ऐसा नहीं कि उन बाकी से नहीं आते, बाकी से भी आते हैं, बट ज्यादातर प्रश्न यहां से आते हैं। लिखो, सभी मानसिक संपत्तियों का विकास, सभी मानसिक संपत्तियों का विकास, जितने भी मेंटल कॉन्सेप्ट हैं आपके वो सब विकसित हो जाएंगे। सभी मानसिक संपत्तियों का विकास, सभी मानसिक संपत्तियों का विकास। एक तो सिंपल प्रश्न होगा, ये सभी मेंटल जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सब डेवलप कहां हो जाते हैं, यहां पे हो जाते हैं। और दूसरा मतलब इसका ये कि इसमें क्या क्या होता है, तो एक एक विशेषता याद रखना। पहले शुरुआती परीक्षाओं के दौर में तो केवल यहां से एक प्रश्न आता था, शुरुआती रीट वगैरह इनके पेपर देखोगे आप तो एक प्रश्न आता था, अमूर्त चिंतन कहां पाया जाता है। यह प्रश्न सबसे अधिक बार पूछा गया इस अवस्था से। अब कुछ 2-3 सालों से इसकी जो नई विशेषताएं सब पे प्रश्न आ गया। निष्कर्ष कहां निकालता है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग बच्चा कहां करता है, कम्युनिकेशन स्किल सबसे ज्यादा डेवलप बच्चे में कहां होता है, ठीक है। परिकाल्पनिक निगमन तार्किक चिंतन कहां डेवलप होता है, निगमन चिंतन कौन सी अवस्था की विशेषता है, मौलिकता रचनात्मकता बच्चे में सबसे ज्यादा कहां डेवलप होती है। तो हर एक विशेषता में प्रश्न आ गया। प्रीपोजिशनल थॉट कहां डेवलप होती है, तो सब पे आने लग गए, इसलिए सब पढ़ के जाना है। सभी मानसिक संपत्तियों का विकास, जैसे पहला अमूर्त चिंतन है। कौन चिंतन है? अमूर्त जानते हो क्या? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। बच्चे में महत्वपूर्ण विशेषता है अमूर्त चिंतन पाया जाता है। अमूर्त का मतलब क्या हुआ? जो चीज मेरे सामने नहीं है, परिलक्षित नहीं है, उसके बारे में भी सोच सकता हूं मैं, तो दिखाई नहीं दे रही, कॉन्सेप्ट बेस्ड चीजें सोच सकता हूं। चीजों की विशेषता बताई जाएगी और मैं उसके बारे में वर्णन कर दूंगा। यह मेरी किशोर अवस्था की विशेषता है। चीज की केवल एक विशेषता बताई जाएगी, वो चीज मेरे सामने नहीं है, बट फिर भी मैं उसका पूरा वर्णन कर दूंगा। ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, अमूर्त चिंतन है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है। इससे पहले वाली में केवल मैं देख के सोच सकता हूं, बिना देखे की चीज के बारे में मैं कुछ भी नहीं बता पाऊंगा। तो अमूर्त चिंतन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट विशेषता। यदि आपको लगे गुरुजी मैंने एक ही विशेषता पढ़नी हो तो मैं ये अवस्था की आप पढ़ के जाऊंगा। ये सबसे अधिक ट्रेंडिंग प्रश्न है इस अवस्था का। अब इसका मतलब है कि मूर्त चिंतन नहीं कर पाएगा, वो मूर्त तो कर ही रहा है ऑलरेडी, यहां पहुंचा है। तो वो नई विशेषता क्या जुड़ी उसमें? अमूर्त चिंतन जुड़ा। ठीक है, आगे लिखते जाओ, एक एक वर्ड पे प्रश्न याद रखना। व्यवस्थित व योजनाबद्ध चिंतन, कोमा लगाते जाओ, लिखते जाओ। व्यवस्थित व योजनाबद्ध चिंतन, व्यवस्थित व योजनाबद्ध चिंतन, व्यवस्थित व योजनाबद्ध चिंतन लिख लिया। एक इस बार प्रश्न आया था 2022 वाले में आरपीसी में, किस अवस्था के चिंतन में वास्तविकता और वस्तुनिष्ठता आ जाती है? वास्तविकता और वस्तुनिष्ठता बच्चे के चिंतन में कहां आती है? भाई चिंतन सर्वोच्च लेवल पे किशोर अवस्था में होता है, तो ऑब्जेक्टिविटी जो कहीं भी आएगी वो कहां आएगी? सर्वोच्च लेवल पे आती है। तो वास्तविकता और वस्तुनिष्ठता कहां आती है? यहां पे आ जाती है। लिख लो, चिंतन में वास्तविकता व वस्तुनिष्ठता आ जाती है। 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 लिख लिया? बहुत अच्छे बच्चे हो आप। अपसारी चिंतन कहां डेवलप होता है बच्चे में? अपसारी जानो कि? अरे चिंतन दो टाइप का हुए, एक हुआ है अपसारी, एक होता है अभिसारी। ये सीडीपी में बहुत आते हैं ऐसे प्रश्न, सीडीपी में, रीट में, सीटेट में, इनमें बहुत भर भर के प्रश्न आते हैं। इन छोटे बिंदु हैं बट इनमें प्रश्न बन जाते हैं। कॉन्सेप्चुअल साइकोलॉजी आती है, एक छोटे से वर्ड में प्रश्न पूछ लेगा, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन। वहां साइकोलॉजी की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है रीट जैसे एग्जाम में, सीटेट जैसे एग्जाम में। अपसारी अभिसारी क्या है? अपसारी होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग, जब मैं चीजों पे विस्तृत रूप से सोचता हूं, हर पहलू पे सोचता हूं। मैं ऐसे सोचने लग जाता हूं, रतन टाटा शादी कर लेते तो, रतन टाटा को उसकी प्रेमिका मिल जाती तो आज क्या होता।
क्या रतन टाटा उतना ही सक्सेसफुल पर्सनैलिटी होते, या शायद उससे भी बड़े सक्सेसफुल पर्सनैलिटी होते? अरे वो महारानी उनको मिल जाती, सोच के देखो आप, कितने पॉजिटिव रहते वो। उनको अपने कुत्तों के साथ जीवन नहीं बिताना पड़ता। अब अलग अलग बच्चा अलग अलग विचार रखेगा, आप सोचोगे इन चीज के ऊपर। मैं आपसे सीधा प्रश्न पूछ रहा हूं, रतन टाटा ने एक गरीब आम आदमी की एक फोटो देखकर, जो बारिश में स्कूटर पे भीग रहा था, और उनके दिमाग में एक विचार आया उसको देखकर कि ये भारत की स्थिति इतनी खराब है कि बेचारे स्कूटर और मोटरसाइकिल वाले, इनके पास ऐसी कोई गाड़ी नहीं है कि वो बारिश में आराम से जा सकें, सर्दी में आराम से अंदर बैठ सकें, गर्मी में एसी चला सकें। कौन सी गाड़ी का विचार वो लेके आए थे? नैनो लेके आए। ये अभिसारी चिंतन है। जैसे आपने प्रश्न का जवाब दिया, मैंने आपसे पूछा कि उस आदमी का बंद ड्रीम था, उसने सोचा। मैं कई बार कहता हूं, देखो कितने गजब की चीजें हैं उस बंदे में। उसने सोचा, और सोचने के बाद जब अपनी मीटिंग में कहा कि मैं 1 लाख रुपए की गाड़ी लाना चाहता हूं, तो पूरे लोग हंस पड़े। उस समय 1 लाख पॉसिबल नहीं था। सबने कहा थक गया है, बहुत विवाद हुआ, कई मेंबर्स उठ के चले गए। उसने सिद्ध कर दिया कि 1 लाख की गाड़ी बनाई जा सकती है, और लगभग कितने लोगों ने, 32 लाख लोगों ने वो गाड़ी खरीदी। सोचो यार, ड्रीम तो दिया, सच तो किया, चाहे उसमें नुकसान पहुंचाना पड़ा हो। अब सीधे प्रश्न पूछूंगा मैं, रतन टाटा ने कौन सी गाड़ी का अभिसारी चिंतन था? और मैंने वहां लेके गया, मैं सोच के देखिए, इमेजिन करके देखिए यार, वो बंदा शादी होती, आज उसका बच्चा होता, तो ये टाटा वंश आज भी चलता। कैसा भी होता, बेटा होता, हो सकता बहुत अच्छा भी होता, वो कुछ और नए इनोवेशन लेके आता। आज टाटा परिवार खत्म हो गया साहब, उसकी एक जिद से। ये प्यार का चरम रूप देखो आप। अब सारी चिंतन आपको सोचने के लिए मजबूर कर रहा है कि यार देख, ये चीज भी तो हो सकती थी यार, मैं होता तो मैं तो करता यार पक्का, और कोई से कर लेता यार, क्या दिक्कत थी? अब सारी मतलब अपन सोचते हैं हर पहलू पे, ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, ऐसा ना होता तो ऐसा हो जाता। ये बच्चा किशोर अवस्था में शुरू करता है, इससे पहले वो अभिसारी होता है, वो एक तरीके से सोचता है, बट यहां वो हर पहलू पे सोचता है। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग कहां डेवलप होती है बच्चे में? किशोर अवस्था में। जोश रखा कर चेहरे पे, ऐसे मत बैठा कर एकदम से, मतलब आग लग जानी चाहिए एकदम से, बगल वाले की टेंशन हो जानी चाहिए कि ये क्या खा के आती है। तो ऐसे बैठेगी तो बगल वाले और सोचेंगे सब ऐसे चल रहा है, थोड़ी एनर्जी। ऐसे लिखो अपसारी में, ये लिख लिया अपसारी चिंतन। आगे लिखो, व्यवस्थित हो गया, वास्तविक हो गया, वस्तुनिष्ठ हो गया, ऑर्गेनाइज चिंतन हो गया। अगला बिंदु, इसमें कोमा लगा के लिखते जाओ, सामान्यीकरण की योग्यता का विकास। सामान्यीकरण जानो, जनरलाइजेशन जानो। सामान्यीकरण की योग्यता जानते हो? बार बार ये वर्ड आएंगे पूरे साइकोलॉजी में। सामान्यीकरण कहां डेवलप होता है सर, बताओ? सामान्यीकरण किसको बोलते हैं सर? अरे निष्कर्ष निकालने की योग्यता सामान्यीकरण है। किशोर अवस्था में बच्चा निष्कर्ष निकालता है और निष्कर्ष को दूसरी जगह प्रयोग करता है। तो सामान्यीकरण है कोई चीज का निष्कर्ष निकाल के उसको दूसरी जगह प्रयोग कर लेना, ये जनरलाइजेशन है, ये सामान्यीकरण है। तो सामान्यीकरण बच्चे में आगे ब्रैकेट में लिख लेना, निष्कर्ष निकाल के उसका दूसरी जगह प्रयोग करना, इसको सामान्यीकरण बोलते हैं। निष्कर्ष निकाल के उसका दूसरी जगह प्रयोग करना। छोटे छोटे वर्ड हैं, बार बार आएंगे, परेशान करेंगे, दुखी हो जाओगे यदि आपको इन वर्ड्स का मतलब पता नहीं है कि सामान्यीकरण होता क्या है। निष्कर्ष निकाल के दूसरी जगह प्रयोग करना है, क्या कहलाता है? सामान्यीकरण। हो गया सामान्यीकरण, निष्कर्ष निकालना। आ गया प्रश्न, डिसीजन पावर बच्चे में कहां डेवलप होता है? किशोर अवस्था में डिसीजन लेता है, घर वालों को बोलने लग जाता है वो, मैं उसी को चाहूंगा, उसी से शादी करूंगा, रोक लेना तुम्हें रोकना है तो।
भाग जाऊंगा, मर जाऊंगा, ट्रेन के आगे कट जाऊंगा, झूल जाऊंगा। डिसीजन ले लिया उसने, निर्णय लेगा। बाल्यावस्था बच्चा डिसीजन नहीं लेगा, मम्मी पापा के अकॉर्डिंग चलेगा। बट यहां अपने डिसीजन लेता है। मेरे दोस्त कौन होंगे मैं तय करूंगा, आप कौन होते हो तय करने वाले? मुझे पसंद है तो पसंद है, वो चीजें होती हैं, होनी चाहिए। किशोरावस्था बाद डिसीजन लेता है। आपने डिसीजन लिए हैं कभी? ऐसे डिसीजन लिए हैं किसी ने? लिए लेकिन ठुकरा दिए गए, घर का फाड़ दिया डिसीजन, ये तो बढ़िया किया। ऐसा किसी ने डिसीजन लिया और घर वालों ने फाड़ा नहीं हो, हाथ ऊंचे करना। लव मैरिज हो गई तेरी, अभी मतलब प्रोसेस में। स्वीकार करना ये बड़ी बात है, स्वीकार करना है बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छी चीज है। तुम अच्छे लगते हो यार, स्मार्ट, ये दाढ़ी वाड़ी लगने के बाद बढ़िया है। मतलब गर्लफ्रेंड का असर दिख जाता है बंदे के ऊपर। कंटिन्यू रखना उसको, मेरी दुआएं हैं कि आप दोनों मिल जाओ एक दिन, बट शादी करने के बाद अलग अलग जगह रहना दोनों। तो कुछ घर वाले स्वीकार कर लेते हैं, अच्छी बात है। और अमूमन किशोर अवस्था के डिसीजन को घर वाले स्वीकार करते नहीं है। कोई बहुत प्रैक्टिकल, जिन्होंने दर्शन को समझ लिया ना पेरेंट्स ने, ओशो जैसे व्यक्ति को जंग से पढ़ लिया, वही पेरेंट्स स्वीकार करते हैं कि बेटा सही है, कोई बात नहीं, चिल, तू तो पढ़ भाई, मिलेगी तो टेंशन मत ले, तू बस तू मेहनत कर, कोई टेंशन नहीं लाइफ में। किसी भी जाति से हो, कहीं से भी हो, कोई फर्क नहीं। दर्शन का उच्चतम लेवल होता है, वहीं आता है समझ में। बाकी अफला तो लठ गाड़ दे बड़ा ना, हाँ पाड़ दिया जाए। अभी को पाड़ दिया बेचारा को, तो कितना दर्द है बेचारा, तो और दर्द हमेशा झलकेगा। ठीक है, बट कोई बात नहीं, कोई और मिलेगी। निष्कर्ष, निर्णय ले लिख लिया, डिसीजन लेने की शक्ति, ये सब आए हुए प्रश्न। निर्णय लेने की शक्ति, कोमा लगाते जाओ। मौलिकता, रचनात्मकता, मौलिकता, रचनात्मकता, अन्वेषण, एक्सप्लोर करेगा बच्चा। यहां पे अन्वेषण जानते हो, चीजों को जानने की कोशिश करेगा, चीजें कैसे होती हैं। लाइफ में एक्सप्लोर करने की इच्छा होती है आप लोगों की भी? कितने बच्चों को ऐसा होता है कि मैं लाइफ को एक्सप्लोर करूं यार, मैं जानूं हर चीज के बारे में, इस पूरी दुनिया को देखना चाहता हूं, जिंदगी है क्या इसको जानना चाहता हूं। नौकरी लगेगी उसके बाद मैं हर जगह पे जाऊंगा, हर कला, हर संस्कृति को जानूंगा, हर चीज को मैं बहुत अलग तरीके से जीऊंगा। कितने बच्चों के दिमाग में ऐसा है? हाथ ऊंचे करना ईमानदारी से। ऐसा है, वेरी गुड। जीना इस जिंदगी को, नौकरी लगने के बाद जीना, बट 1 साल डट के मेहनत करना, उसके बाद कंप्लीट साल में जितनी छुट्टियां होती हैं वो सब छुट्टियां लेना। पीएल, मेडिकल, मेरी तरह जितनी बनती हैं सब विदाउट पेमेंट। कभी भी मत सोचना कि मेरी तनख्वाह मेरी जिंदगी में काम आएगी। जितना खर्चा कर सकते हो उतना खर्चा करना, घूमना जितना घूम सकते हो, जो तुम्हारे इंटरेस्ट है उनको ढंग से जीना। बट ये सब तभी पॉसिबल होगा जब सच में तुम लग जाओगे, अन्यथा कोई नहीं जीने देगा तुम्हें, कोई नहीं जीने देगा, घर वाले नहीं जीने देंगे। बाकी लाइफ को एक्सप्लोर जरूर करना, ये मैं आपको फिर बोल रहा हूं। लाइफ बहुत अलग चीज है, एक अलग यात्रा है, मजा आएगा आपको। हर जितनी चीजें होती है ना जिंदगी में, हर चीज करना, ये मैं बोल रहा हूं आपको, ये गुरु ज्ञान दे रहा हूं। बाकी लोग आदर्शवादी बातें करेंगे, ऐसे मत करना, वैसे मत करना। मैं कहता हूं हर चीज करना, जितनी हो सकती हो सब करना, बट नौकरी लगने के बाद खूब घूमना, खूब खाना, और देखो कहते वो भी अगला वर्ड भी ले लो सर, खूब पी लेना, कोई टेंशन नहीं है। लाइफ सच में एक बार मिली है, इसको एक्सप्लोर करके जाना, एक्सपीरियंस हर चीज के लेना। बाद में ऐसा लगे कि यार ये चीज गलत है, इसको छोड़ रहे हैं, ये चीज बहुत अच्छी है, मुझे सुकून मिल रहा है, मुझे जो चीज अच्छी लग रही है वो मैं करूंगा, और वही करनी है लाइफ में, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां अपने दिमाग में ये आता है किशोर अवस्था में, बाद में परिस्थितियां इतनी खराब बनती हैं, अपने अंदर डिप्रेशन आता है, बेरोजगारी का ये टाइम ऐसा होता है, फिर लोगों के विचार अपने धीरे धीरे परेशान होने लग जाते हैं, और ये चीजें अपने दिमाग से निकलने लग जाती हैं कि यार जिंदगी काट लें कैसे भी करके भाई।
तो रियल अर्थ अपन भूल जाते हैं जिंदगी का। आपको मैं कह रहा हूं 1 साल ढंग से मेहनत करना, मैं जो बता रहा हूं उन तरीकों से मेहनत करना, उसके बाद यहां पे आना, आप एक्सप्लोर करना लाइफ को, मजा आएगा आपको। अन्वेषण हो गया, नेक्स्ट लिखो। अन्वेषण करने की योग्यता, मौलिकता, रचनात्मकता, अन्वेषण करने की योग्यता लिख लिया, कोमा लगाते जाओ। हर ये सब प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं, एक भी मत छोड़ना आप। हो गया। विकेंद्रीकरण पूर्णतः विकसित कहां होता है, लिख लो आगे। विकेंद्रीकरण पूर्णतः विकसित हो जाएगा, यहां पे डिसेंट्रलाइजेशन कंप्लीटली हो जाएगा। विकेंद्रीकरण पूर्णतः विकसित हो जाएगा। विकेंद्रीकरण पूर्णतः विकसित हो जाता है, डिसेंट्रलाइज बन जाओगे आप। यहां पे यहां आपके समझ में आ गई सच में क्या है। बाल्यावस्था में शुरू हो रहा है विकेंद्रीकरण, आपसे प्रश्न की भाषा पे डिपेंड करेगा आंसर। विकेंद्रीकरण पूर्णतः विकसित कहां होता है, तो आपको किशोर अवस्था करनी। विकेंद्रीकरण प्रारंभ कहां होता है, तो आंसर क्या करना है, बाल्यावस्था करनी। फिर अगली विशेषता लिखना एक, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। या तो एमूर चिंतन पे कोई 100+ प्रश्न आए हैं, या 30 या 35 बार ये प्रश्न पूछा गया है। परिकाल्पनिक निगमन तार्किक योग्यता, यह प्रश्न बहुत रिपीट है। परिकाल्पनिक जानो के हाइपोथेसिस, निगमन का मतलब डिडक्टिव होता है, तार्किक का मतलब रीजनिंग हो जाएगा। परिकाल्पनिक निगमन तार्किक योग्यता, हाइपोथेसिस डिडक्टिव रीजनिंग। परिकाल्पनिक निगमन तार्किक योग्यता का विकास मोस्ट इंपॉर्टेंट विशेषता है ये। एमूर चिंतन के बाद यदि सबसे अधिक कोई प्रश्न पूछा गया है तो वो ये पूछा गया। परिकाल्पनिक निगमन तार्किक योग्यता, हाइपोथेसिस डिडक्टिव रीजनिंग। प्रश्न परीक्षा में केवल यही पूछा गया है कि विशेषता कौन सी अवस्था में है। आपके मन में हो जाए कि गुरुजी समझाओ थोड़ा सा, होता है क्या है हाइपोथेसिस डिडक्टिव रीजनिंग। देखो परिकल्पना तो आप सब समझ लो, परिकल्पना होती है हाइपोथेसिस, जो संभावनाएं बताती हैं। आप जब भी आप ग्रेड 3, ग्रेड 2, ग्रेड 1 जो भी लग जाओगे, और मैं उम्मीद भी करता हूं कि आप 2025 में आप में से हर एक बच्चा लगेगा, ये मेरा इंट्यूशन है, मेरी पॉजिटिविटी है, मेरी उम्मीदें हैं आप लोगों से। और मैं ये मानता हूं कि इस चीज़ों में बहुत उम्मीद रखता हूं। जब मैंने 1 साल पहले कहना शुरू किया था कि भर्तियां आएंगी, आज भी लोग मजाक उड़ाते हैं, धीर सिंह सर फेंकते बहुत हैं यार, झूठ बोलते हैं, वैकेंसी तो आई नहीं। रीट आ गई, डीपीसी ग्रेड फर्स्ट की शुरू हो गई प्रक्रिया, कब विज्ञापन आ जाएगा समझ में नहीं आएगा आप लोगों के। ऐसे 2nd ग्रेड का होगा, समझ में नहीं आएगा उसके बाद। ये प्रोसेस है, ये चलती रहती हैं, इन पे हमेशा विश्वास रखो कि चीजें आएंगी। मेरा ये विश्वास होता है कि बच्चे को हमेशा उम्मीद दो, आप निराशा मत दो कि वैकेंसी नहीं आएंगी, ऐसे बहुत टाइम लग जाएगा, वो जाएगा। अरे वो कितना टाइम खराब कर देगा। पॉजिटिविटी रखो, पॉजिटिविटी से बड़ा कोई हथियार नहीं है जीवन को बदल देने का, याद रखना। सकारात्मकता पूरे जीवन को बदल सकती है, नकारात्मकता से सिर्फ तुम खोओगे ही खोओगे, हमेशा याद रखो। और ये आप 2025 में प्रोसेस से पूरी हो जाएंगी। आप में से जिनको लगना है वो नौकरी लग जाएंगे। ये आज कह रहा हूं, इस बैच में बोल रहा हूं, ये रिकॉर्डेड रहेगा ही। ये 150 पौने 200 बच्चे बैठे हैं। अब इनमें से कितने बच्चों में अपनी इस विचार को सच करने की ताकत है कि सर 2025 में स्कूल में होंगे और फिर लाइफ को एक्सप्लोर करेंगे 100%। ये विचार लेके जाना, तुम आज जाना मत, इसको साबित करने के लिए जी जान लगा देना। रतन टाटा लगाता है कि नैनो के लिए 1000 दिक्कतें आई, संयंत्र में गड़बड़ियां हो गई, लोगों ने साथ देना छोड़ दिया, मजाक उड़ाया गया मीडिया द्वारा, डटा रहा उस पर और साबित किया। नैनो कार जब लॉन्च हुई, लाखों लोगों की आंखों में सपने दिखा दिए उस बंदे ने। मतलब जो सोच लिया उसको सच का करने के लिए सब कुछ लगा देना, चाहे तुम अकेले पड़ जाओ पूरी दुनिया में। ये डिटर्मिनेशन होना चाहिए आदमी में साला। और ये नहीं है तो जिंदगी एक्सप्लोर ही नहीं कर पाओगे आप। फिर कह रहा हूं मैं, आगे भी उतनी प्रॉब्लम्स आएंगी, फिर लोग प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, लोग ये कहेंगे ये मत करो मत करो। मैं करूंगा जो अच्छा लगता है, क्या फर्क पड़ता है, करना चाहिए। पीएचडी करोगे तुम तो तुम्हें सबसे पहले परिकल्पना बनानी पड़ती है। परिकल्पना मतलब संभावना होती है, केवल एक कल्पना होती है।
जैसे मान लीजिए मेरा पीएचडी का रिसर्च का टॉपिक है किशोर अवस्था की रुचि, आदत, अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन। एक मेरा हिस्ट्री में रिसर्च का टॉपिक है जयपुर रियासत में शिक्षा का विकास। उसमें जैसे मैंने परिकल्पनाएं बनाई, जयपुर रियासत में शिक्षा के विकास में व्यापारिक घरानों ने योगदान दिया। ये परिकल्पना है केवल, ये सही है कि गलत है मैं सिद्ध करूंगा इसको। व्यापारिक घरानों ने कैसे योगदान दिया, डालमिया ने क्या दिया, बिरला ने क्या दिया, पोदार ने क्या दिया, मोतीलाल ने क्या दिया, पिरामिल ने क्या दिया, चमड़िया ने क्या दिया, वो सब चीजें मैं सिद्ध करूंगा। पहले मेरी कल्पना है। जयपुर रियासत में शिक्षा के विकास ने महिलाओं में जागृति फैलाई कि जयपुर रियासत में जितने किसान आंदोलन हुए उनमें महिलाओं की बढ़ चढ़ की भूमिका थी, उसमें एजुकेशन का योगदान था। अब मैं इसको प्रूव करूंगा, ये केवल परिकल्पना है, दिया कि नहीं दिया। समझ रहे हो आप? तो परिकल्पना होती है एक विचार जो आपने रखा, अब तुम उसको इसके माध्यम से सिद्ध करोगे कि वो विचार संभावना है या सत्य है। इसको बोलते हैं परिकाल्पनिक निगमन तार्किक योग्यता, यानी संभावना से वास्तविकता की ओर जाना कि सही क्या है और गलत क्या है। समझ में आ गया? तो ये बच्चे में कहां डेवलप होती है? किशोर अवस्था पे। इस पे इसने एक पेंडुलम की समझ, प्रश्न आया नहीं है बट याद रखना कि इस योग्यता पे इसने कौन सा प्रयोग किया था? पेंडुलम। पेंडुलम को लटका दिया, फिर उसको धक्का देता है, वो किस गति से वापस आता है, किस गति से जाता है। तो बच्चे से पहले पूछता तो बच्चा कहता है इस गति से जाएगा, फिर रियल में प्रयोग किया जाता है, फिर बच्चा कहता नहीं इसकी गति ये रहती है, इस गति से वापस रिवर्स होकर लौटता है। तो वो उसको सिद्ध करने की कोशिश करता है कि अपन पहले संभावना बताते हैं, फिर उस संभावनाओं को अपन वास्तविकता के आधार पर चेक करते हैं कि वो सही है कि गलत है। इसको बोलते हैं परिकाल्पनिक निगमन तार्किक योग्यता, हाइपोथेसिस डिडक्टिव रीजनिंग। देवियों देखो ठिन मेरी तरफ, कहीं को लाग रहे हूं मैं? बढ़िया लाग रहे हुए गद्दे हो इनकी है, मैं शर्मा रही हो फालतू को। मैंने लिख लो परिकाल्पनिक निगमन तार्किक योग्यता में लिखो संभावनाओं से वास्तविकताओं की ओर जाना। लिख लिया कि सभी ने? संभावनाओं से वास्तविकताओं की ओर जाना। ये इसका शाब्दिक अर्थ होता है। इसमें इसने प्रयोग क्या किया? पेंडुलम की समस्या पे प्रयोग किया। ये आया नहीं है प्रश्न, याद रखना बस आप। पेंडुलम की समस्या पे प्रयोग कौन सी विशेषता पे किया गया था? कौन सी विशेषता पे किया गया था? परिकाल्पनिक निगमन तार्किक योग्यता पे, संभावना से वास्तविकता की ओर जाना। लिख लिया? यहां तक कोई दिक्कत है? एक अंतिम विशेषता मैं लिखा रहा हूं इसमें, प्रीपोजिशनल थॉट, परिस्थापनात्मक सोच। परिस्थापनात्मक सोच बोलते हैं इसको। ये DSSS में आया हुआ प्रश्न है, प्रीपोजिशनल थॉट। परिपोजिशनल थॉट, परिस्थापनात्मक सोच। परिपोजिशन जानो के थे? एक चीज को दूसरी चीज से जोड़ देना। क्या कर देना? एक कॉन्सेप्ट को दूसरे कॉन्सेप्ट से जोड़ देना, इसको प्रीपोजिशनल थॉट बोलते हैं। अपन संप्रत्यों को जोड़ते हैं। किसको जोड़ते हैं? कॉन्सेप्ट को जब अपन जोड़ देते हैं, एक संप्रत्य को दूसरे संप्रत्य में जोड़ देते हैं, यह प्रीपोजिशनल थॉट होती है। इसका वास्तविक तात्पर्य यह है किशोर अवस्था का बच्चा बिना किसी बाहरी संसार का सहारा लिए जब अपने विचारों का खुद मूल्यांकन करना शुरू कर दे और किसी भी वस्तु की व्याख्या करना शुरू कर दे, इसका मतलब उसमें कौन सी थॉट डेवलप हो गई? प्रीपोजिशनल थॉट। तो लिखो किशोर बिना बाह्य संसार की सहायता लिए, किशोर बिना बाहरी संसार की सहायता लिए, किशोर बिना बाहरी संसार की सहायता लिए विचारों का मूल्यांकन कर सकता है, व्याख्या कर सकता है। विचारों का मूल्यांकन कर सकता है और व्याख्या कर सकता है।
विचारों का मूल्यांकन कर सकता है और व्याख्या कर सकता है। विचारों का मूल्यांकन कर सकता है और व्याख्या कर सकता है। विचारों का मूल्यांकन कर सकता है और क्या कर सकता है, व्याख्या। ये सब किशोर अवस्था है, ये पूरी याद रखिएगा। निगमन वाला कई बार आ गया, एमूढ़ चिंतन कई बार आ गया, वास्तविकता, मौलिकता, निर्णय करने की शक्ति, निष्कर्ष, एक कम्युनिकेशन योग्यता, संप्रेषण की योग्यता भी यहां डेवलप हो जाती। तो लिख लो संप्रेषण योग्यता। संप्रेषण योग्यता। अधिगम स्थानांतरण की योग्यता, ये भी आया हुआ प्रश्न है। संप्रेषण कम्युनिकेशन और अधिगम स्थानांतरण, ये दोनों, ये अधिगम स्थानांतरण वाला आया हुआ है प्रश्न आरपीएससी में। संप्रेषण और अधिगम स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। कम्युनिकेशन बच्चे में डेवलप हो जाएगा, भाषा का विकास अच्छा हो जाएगा, और ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, अधिगम स्थानांतरण, ये बच्चे में कहां पाया जाता है, किशोर अवस्था में पाया जाता है। ये हो गया। इसकी दो विशेषताएं पियाजे ने और बताई हैं, बट वो मैं जब किशोर अवस्था पढ़ाऊंगा तब वहां लिखाऊंगा इमेजिनरी ऑडियंस और पर्सनल फीबल, काल्पनिक श्रोता और व्यक्तिगत दंत कथा। वो किशोर अवस्था जब पढ़ाऊंगा तो वहां मैं लिखाऊंगा, तो वो उससे रिलेवेंट है, सामान्य विशेषताएं हैं, वो मानसिक विशेषताएं नहीं। बाकी मैंने यहां भी किताब में लिख रखा है, बट मैं पढ़ाऊंगा आपको वहां पे। तो ये आपकी जीन पियाजे पूरा है। जीन पियाजे की आपसे आलोचना पूछे तो आलोचना में याद रखना, जीन पियाजे एक तो भाषा को स्वीकार नहीं करता, एक सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों को महत्वपूर्ण नहीं मानता। ये जीन पियाजे की आलोचना की जाती है। नोट डाल के लिख लो, नोट। जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास में, जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास में भाषा तथा, जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास में भाषा तथा सामाजिक व संज्ञानात्मक कारकों को, सामाजिक व सांस्कृतिक कारकों को स्वीकार नहीं करता। जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास में भाषा, सामाजिक, भाषा कोमा सामाजिक तथा सांस्कृतिक कारकों को स्वीकार नहीं करता। भाषा, सामाजिक व सांस्कृतिक कारकों को स्वीकार नहीं करता। भाषा, सामाजिक व सांस्कृतिक कारकों को स्वीकार नहीं करता। लिख लिया। ये जीन पियाजे मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी आपकी कंप्लीट होती है, इसको पूरा देख के जाना, ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत था।